हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक संसाधन। तो सबसे पहले जानेंगे संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा संसाधन के विषय में। संसाधन को जानने के लिए हम इसके परिभाषा पर ध्यान देंगे। परिभाषा को क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। और भूगोल जो है सुबह एक कल्पनाओं का विषय है। अपने मन में कल्पना करना है, दिमाग में कल्पना करना है। जितनी ज़्यादा आप कल्पना कीजिएगा उतना ज़्यादा भूगोल का ज्ञान आपको होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें और कमेंट में हमें जो समझ में नहीं आए वो लिखें। वो कमेंट के द्वारा मेरे जरिए आप भेज सकते हैं, या जो भी चीज़ें या जो भी आपको संसाधन के बारे में आपको अगर जो भी चीज़ें जानकारी हो वह भी हमें बता सकते हैं। इस पे क्या होता है कि पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है। तो सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा पर ध्यान देंगे। परिभाषा क्या कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हम इसके जरिए समझते हैं संसाधन क्या है कि हमारे पर्यावरण हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं हैं जिन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। तो वह पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। और पूरा करने के लिए क्या होता है, हमें उसके बारे में प्रौद्योगिकी उपलब्ध। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक उपलब्ध, तब वह एक संसाधन हो सकता है। अगर हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है तो हम उसे संसाधन नहीं कहते हैं। कैसे? तो आदिकाल से ही पृथ्वी के गर्भ में कोयला, पेट्रोलियम, बहुत प्रकार के खनिज मौजूद थे, लेकिन तकनीक के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, तो वह संसाधन नहीं होता है। संसाधन कब तक नहीं होगा, जब तक कि वह हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, संसाधन नहीं होगा। जैसे ही वह हमारे योग्य बन जाता है, ऐसे तो प्रत्येक वस्तु हमारे योग्य है, लेकिन हमारा तकनीक उतनी विकसित अभी नहीं है। तो क्या देखते हैं कि जो संसाधन हम उसी को कहेंगे जो जिसको बनाने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, संसाधन कहलाता है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि संसाधन, मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। सीधा हो गया, सीधा दोनों हो सकते हैं। कैसे? तो पहले हम भौतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। भौतिक संसाधन क्या होता है? देखिए, भूमि है, मैंने जैसे में लिख दिया है। भौतिक संसाधन के जैसे मैंने लिखा है, भूमि लिखा है, मृदा लिखा है, जल लिखा है, और भी चीजें हैं जो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। यह मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। कैसे? मृदा है, मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं, मिट्टी से ईंट तैयार करते हैं, और भी कई प्रकार की चीजें बनाते हैं। जैसे खिलौना हो गया मिट्टी का, घड़ा हो गया मिट्टी का। प्राचीन काल में जब
लोहा के बारे में नहीं पता था, तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन हुआ करता था, इसलिए मृदा मानवीय आवश्यकता को पूरा कर रहा था। नहीं, इसी तरह से भूमि है, जल है, ये सब मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है, तो इसे हम भौतिक संसाधन में रखते हैं। जैविक संसाधन में क्या होता है? जैविक संसाधन जो है उसके अंतर्गत आता है वनस्पति, वन्य जीव, मत्स्य, पशुधन या समस्त प्राणी जात, ये सब आते हैं। तो ये सब भी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है या सुखमय बनाता है। कैसे? जैसे देखते हैं, वनस्पति को लेते हैं, हम वनस्पति को लेते हैं। वनस्पति से कैसे यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है? भले ही आज टेक्निकल युग है, आज जब हम घर बनाते हैं तो इसमें लोहे का प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी समय में घर झोपड़ियों का हुआ करता था। तो उस समय हम वह झोपड़ी, या आज के समय में भी कभी कहीं कहीं देखे होंगे, या फिर मवेशी को रहने के लिए जो हम घर बनाते हैं वह किसका बनाते हैं? वह वनस्पति का होता है। वन्य जीव, यह भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मत्स्य, जब कोई साधन नहीं था, या जो समुद्र के किनारे जो लोग बसे होते थे उनको भोजन की आपूर्ति कैसे होती थी? वह मछली खाकर रहते थे, तो यह भी हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर दिया। पशुधन, क्या देखते हैं? आज गाड़ी है लोहे की, आज विकसित हमारा देश ही नहीं, दुनिया जो है वो प्रगतिशील है, कुछ तो विकसित हो चुके हैं और कुछ विकासशील है। तो जब हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, उस समय हमारा कार्य पहले भी, इससे पहले भी होता था। जैसे आज के युग में हम जो सामान वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, जैसे तो हम अभी गाड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी समय में क्या किया जाता था? पशुओं का ही उपयोग किया जाता था, जैसे गधे का, बैल का, घोड़ा का, ये सब का प्रयोग करते थे। आज भी कभी कहीं कहीं देखे होंगे बैल से हल चलाया जाता है, तो वह क्या है? वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हम क्या देखें कि भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन, या संसाधन जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक भी और जैविक भी। अब इसमें मानव की क्या भूमिका है? संसाधन में मानव की क्या भूमिका है? तो इस चीज को आप भली भांति नोट कर लेंगे कि मानव क्या कर रहा है? भौतिक एवं जैविक, मैंने जो यहाँ बताया था भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। तो मानव की इसमें क्या भूमिका है कि मानव भौतिक संसाधन को और जैविक संसाधन के बीच एक नियंत्रक की स्थिति में रहता है, वह नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है? प्राचीन काल में लोगों को ऐसा मान्यता था या विश्वास था कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं वह पुनः प्रकृति हमें देगी। तो क्या किया गया कि इसका बहुत ज़्यादा दोहन होना शुरू हुआ। जब ज़्यादा दोहन हुआ तो इससे पर्यावरण का संतुलन जो है वह बिगड़ गया। तो इस स्थिति को देखते हुए मानव ने क्या किया कि इसके बीच एक नियंत्रण स्थापित किया। तो मानव की स्थिति जो है यह दोनों को नियंत्रण करने में। तो हमने जाना संसाधन क्या है। संसाधन को मैंने यहाँ दो भागों में रखा, एक संसाधन भौतिक भी होगा और जैविक भी, या दूसरा है कि मानव जो है वह संसाधन को किस रूप से प्रयुक्त करते हैं। अब हम जानेंगे संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण जानेंगे। संसाधन का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उस चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा और
मैंने लिख भी दिया है, आप देख करके भी लिख सकते हैं। जहाँ कठिनाई हो वहाँ पहले तो सुन के लिखिए। सुनकर लिखने में क्या होता है ना कि आपका ध्यान जो है वह मेरी ओर रहेगा और हाथ ज़्यादा स्पीड काम करेगा। तो नोट करते जाइएगा, जहाँ लिखने में कठिनाई हो वहाँ आप देख भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले संसाधन को कुछ आधारों पर बांटा गया। तो आधार क्या होता है? सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के ऐसे है ना वीडियो, इसलिए 240 से आ रहा है। आधार पर संसाधन का दो भाग। नहीं, इसमें एक भाग जितना वीडियो ऐसे वाला रहेगा ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भाग होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में हम इसके अंतर्गत रखते हैं वनस्पति या समस्त प्राणी जात, यानी जितने भी प्राणी जात हैं वो सब। और अजैव संसाधन में हम रखेंगे चट्टानें, जो भी खनिज हैं या धातुएं हैं, या उत्पत्ति के आधार पर हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, समाप्यता के आधार पर, समाप्य या उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता उपलब्धता के आधार पर। समाप्य या उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसमें हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। नवीकरणीय संसाधन का हम एक उदाहरण दे देते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा है वह आज आया, पुनः कल आएगा, परसों आएगा, रोज रोज आएगा। तो यह नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो एक बार हम अगर उसका उपयोग कर ले तो दोबारा उसका पुनः उपयोग करना असंभव है। जैसे खनिज और जीवाश्म। ईंधन। तो समापक या उपलब्धता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते, एक नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। तीसरा हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एक उत्पत्ति हो गया और संभाव्य हो गया। विकास के आधार पर, विकास विकास के आधार पर
उत्पत्ति जिसकी भी होती है वह समाप्त हो ही जाती है। कुछ ऐसे भी हैं जो समाप्त नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि उसका विकास होता है। तो विकास में हम क्या देखते हैं कि एक होता है जो जिसका हम उपयोग करना जानते हैं, और एक होता है जो हम नहीं जानते हैं कि यानी उसके बारे में अभी हमारे पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, जिसके पास हमारे पास जिस संसाधन के लिए तकनीकी ज्ञान है उसे कहा जाता है वास्तविक संसाधन, यानी उसके बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे का हमने ग्रिल बनाया, ट्रेन का चक्का बनाया, या बहुत सारे प्रकार के यंत्र बनाए हैं, तो वह वास्तविक संसाधन है, वास्तविक संसाधन। और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, यानी उसके बारे में हमें तकनीकी ज्ञान नहीं है, तब हम उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। इसके बाद हम चौथा पॉइंट लिखते हैं, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर क्या होता है कि संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया। क्या होता है कि एक तो सभी जगह उपलब्ध, जैसे हवा, पृथ्वी के समस्त भाग में हवा, लेकिन अगर कोयला कहा जाए तो क्या हुआ, पृथ्वी के समस्त भाग में नहीं। झारखंड में अधिक मिलती है, वही बिहार में उसकी अपेक्षा न के बराबर है। या तांबा राजस्थान में मिलता है। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका वितरण समस्त जगहों पर नहीं होता है, तब हम इसको वितरण के आधार पर भी दो भागों में रखते हैं। एक होता है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, दूसरा होता है जो किसी निश्चित स्थान पर मिलता है, उसे कहते हैं स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन। इसके बाद हम देखते हैं क्या, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर भी क्या होता है कि संसाधन को कई भागों में रखा गया। कई भागों में कैसे रखा गया है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिस पर स्वामित्व का मतलब मालिकाना अधिकार, जिसके मालिक हम हैं, या हमारा समाज है, या हमारा देश है, या पूरा विश्व है। तो उसके आधार पर हमने, उदाहरण के तौर पर मैंने 4 पॉइंट बताया, तो इसके हिसाब से हम इसको भी 4 भागों में बांटेंगे। पहला क्या होता है, निजी, जो हमारा अपना, जैसे घर मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, यानी घर उस घर के मालिक है, घर पर उसी का अधिकार होता है, या निजी संसाधन में आता है। या फिर कोई मोटरसाइकिल ले लीजिए, जो मोटरसाइकिल आपका है, उस पर मालिकाना अधिकार आपका होता है। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो सामुदायिक हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पूरी राष्ट्र, उसका उपयोग पूरा राष्ट्र करता है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, तो उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी
आधार संसाधन को जो वर्गीकरण का आधार है उसके हिसाब से संसाधन को 5 वर्गों में बांटा गया है और पुनः 5 वर्गों का 2-2 वर्ग और एक स्वामित्व के आधार इसमें जो है सो 4 वर्ग में रखा गया। इसको 4 वर्गों में रखा गया। लेकिन पुनः ध्यान देने योग्य यहाँ पर जो है नवीकरणीय संसाधन में या अगर हम अनवीकरणीय संसाधन की अगर बात करें, यानी इसमें अनवीकरणीय संसाधन में हमने जो उदाहरण दिया है यह खनिज और एक है जीवाश्म। इसको पुनः हम 2 भागों में रख सकते हैं। इसको पुनः हम 2 भागों में रख सकते हैं। यानी इसका जो एक पॉइंट होता है उसको कहा जाता है चक्रीय और अचक्रीय। इसको भी हम समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। चक्रीय यह क्या होता है कि जब भी धातु है एक बार हम उसका उपयोग कर लिए, जैसे मान लेते हैं कोई आभूषण बनाए और वह आभूषण अगर हम किसी कारण से पसंद नहीं आया या किसी कारण से होता है कि टूट जाता है, तब हम उसका क्या करते हैं, पुनः चक्रीय करते हैं। यानी हम उस आभूषण को पुनः दूसरे आभूषण या दूसरे डिजाइन में बना सकते हैं। ऐसे संसाधन को चक्रीय कहा जाता है। जैसे धातु को हम बार बार चक्रीय करते रहते हैं, बार बार उसे नए नए डिजाइन में बनाते रहते हैं। लेकिन उसी जगह अगर जीवाश्म है तो हम जीवाश्म को क्या करेंगे, चक्रीय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसको हम चक्रीय और अचक्रीय रूप में भी रख सकते हैं। इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी जो है ऑप्शन क्या दे देगा आपको, नवीकरणीय और अनवीकरणीय न दे करके चक्रीय और अचक्रीय डाल देता है। तो वहां पर इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय में कौन आएगा, जो भी धातु है चक्रीय में आएगा, और अचक्रीय में जो भी जीवाश्म है वो अचक्रीय में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा और विस्तार जानेंगे और जो अगले अध्याय में जानेंगे। बेस्ट ऑफ लक।